बस 3 मिनट और फिर शुरू करते हैं। तो कैसी रही दिवाली बच्चों तुम्हारी? असाइनमेंट कितने करे? अरे असाइनमेंट तो नहीं, आज ग्रुप पे मिल गई काफियों को। कितने ग्रुप पे गलती से डाल दी, सबने डाउनलोड मार ली। वो सिर्फ एक असाइनमेंट है, अभी दो और है। दीपांशु यार, ये छोड़, तूने दिवाली पे ये होली का बैकग्राउंड क्यों लगाया? ये मैंने नहीं बनाई भाई। किसने बनाई? ये मैंने ये बनाई। सारांश। कुछ दिवाली में स्लाइड पटाखे तो चले नहीं यार इस बार, तो मुझे लगा है। होली बजा देते हैं। सही बात। बढ़िया है यार। और क्या क्या बनाने वाले हो आज? अगर दिखा सको तो अभी डेमो। नहीं कुछ हाँ खास, देख मतलब मतलब ऐसे इंट्रो दे रहे हैं, कुछ खास बना तो नहीं रहे, देख मतलब क्या। बनवा मतलब 1 घंटे में तो गेम तो नहीं बनवा पाएंगे। तो वो तो पर कोर्स के बोल रहा हूँ। हाँ। तो मतलब बट मतलब अगर तो वैसे सबने मतलब हम एज्यूम करेंगे इंस्टॉल तो तुमने करा होगा यूनिटी का। यूनिटी हाँ इंस्टॉल कर लिया ना सबने? किस किसने कर लिया? चैट में बताना। ये कर लिया, काफी ने कर लिया। ठीक है। उसके अंदर मतलब वर्जन देख लेना, मतलब तुमने 2019 वाला करना है, एक वो एलटीएस है, एक 2017 का भी है, वो भी एलटीएस है। मैंने तो 2020 कर रखा है। हाँ 2020 वाला भी है। वो मेरे ख्याल पर एलटीएस। एलटीएस। हाँ एलटीएस नहीं है वो। हम्म। ठीक है वो तो जिस भी वर्जन पे मतलब, क्योंकि इसका फाइनल इवेंट होगा तो उसके लिए हम कोई एक वर्जन डिसाइड करके बता देंगे बाद हाँ में। वो भी करना। हम्म। बस 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट से गो। एक तो मुझे देख भी नहीं रहा कितने लोग हैं कितने हैं। 24। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने फोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। कहाँ पर होगा? इसे ठीक है शुरू करते हैं। कॉल में। एक चलिए स्टार्ट एक करते हैं। डिवाइस म्यूट कर दे हो गया टाइम। दीपांशु। हाँ मैंने वो दूसरा वाला म्यूट कर दिया। स्टार्ट करते हैं तो फिर कितने लोग आ गए? ठीक है 25। वेट तो नहीं करना ना अब ज्यादा। नहीं देखते स्टार्ट हैं। करते हैं सारांश। ठीक है। तो गाइज यूनिटी से गेम डेवलप करने वाले हैं आज हम। तो बेसिकली यूनिटी एक गेमिंग इंजन है जो यूनिटी टेक्नोलॉजीज ने डेवलप किया था। इसकी फर्स्ट रिलीज 2005 में आई थी। तो प्रेजेंट करता हूँ एक मिनट में, जस्ट अ सेकंड। ये शेयरिंग बंद करूंगा मैं अपनी। हाँ तेरी शेयरिंग बंद कर दी, मैंने भी सुन ली है। हो रहा है ना शो दीपांशु?
हाँ हाँ आ रही। ठीक ठीक। मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद हम यूनिटी इंटरफेस से फेमिलियर होते हैं कि यूनिटी इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर एक सेकेंड आगे कंटिन्यू करते हैं। दीपांशु, यूनिटी हब से एक प्रोजेक्ट खुलना है, सैम्पल प्रोजेक्ट तेरा खुला हुआ तो अगर वो शो कर दे, मेरा हाँ टाइम मैं, हो रहा है। हाँ ठीक है मैं खोल देता हूँ। इसमें एक बार अपनी रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन को बंद करना। हाँ मैं करता ओके। तो ये मतलब ये जो अभी तुम्हें दिख रहा है मतलब ऐसा यूनिटी का ये तो मतलब एक बेसिक सा इंटरफेस है। तो इस पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में भी बता ही देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर ये मैं ये क्या प्रोजेक्ट विंडो क्या है, हायरार्की, सीन, गेम इंस्पेक्टर, ये सारी चीजें एक बार बता देते हैं फटाफट ही। हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है पूरा, ये हमारी मतलब एक तरह से ये हमारा पूरा, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को सारे फोल्डर व्यू, इसका हम मतलब फोल्डर व्यू में देख रहे हैं इसको। और ये मतलब तो यहाँ पे मतलब बेसिकली हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन जो इस प्रोजेक्ट के अंदर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ये वाला जो सेक्शन है, ये तुम्हें माउस मेरा दिख रहा होगा अगर, तो ये इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर के अंदर अगर हम मतलब किसी भी चीज के इंस्पेक्शन के लिए मेनली यूज होता है ये। जैसे कि मान लो मैं कोई एक मॉडल खोल रहा हूँ, मैं ये कोई प्लेनेट है, एक ये 3D मॉडल है। तो मैंने इस 3D मॉडल को जैसे क्लिक किया तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंस्पेक्टर के अंदर आ जाएगी। मतलब ये काफी यूजफुल रहता है इंस्पेक्टर, कि मतलब तुम यहीं पर इसी में ऑन द गो तुम चेंजेस करके भी देख सकते हो, बल्कि जब गेम प्ले कर रहे हो साथ के साथ अगर तुम चेंजेस अप्लाई करना चाहो तो यूजिंग इंस्पेक्टर यू कैन डू दैट। ये सारी चीजें हो गई। तो ये तो इंस्पेक्टर होगा। और ये और प्रोजेक्ट विंडो तुम्हें पता चल गया है, इंस्पेक्टर एंड देन गेम। ओके। गेम एंड सीन बता। हाँ, ये वाला ये वाला जो व्यू तुम्हें अभी दिख रहा है, तुम्हें इसमें मैं टेक्स्ट साइज बड़ा नहीं हुआ है तो शायद तुम्हें इतना अच्छी तरह ना दिख रहा हो। ये एक मैंने सीन, एक ऊपर टैब नाम है सीन के नाम से, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर रखा है। ये वर्जन टू वर्जन थोड़ा वेरी कर सकता है, अगर हो सकता है तुम्हारा 2017 हो तो तुम्हारा थोड़ा सा अलग हो वर्जन। और वैसे ये गेम है, ये गेम व्यू, ये यहाँ पर जब मैं प्ले बटन दबा दूंगा तब गेम यहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ, मतलब इंटरेक्ट कर सकता हूँ ऑन द गो। मैं कि मतलब अभी तक मैंने कुछ गेम डेवलप करी, वो कैसे चल रही है कैसे नहीं, आई डू नॉट हैव टू बिल्ड द एंटायर गेम, मैं उसको यहीं पे रन करके चेक भी कर सकता हूँ। तो ये वाला गेम पोर्शन इसके लिए बना होता है। एसेट स्टोर हम्म। इसके लिए होता है। एसेट स्टोर मेनली होता है कि तुम्हें फॉरेन एसेट्स चाहिए, हर चीज तुम्हें फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाने की जरूरत, बहुत सारी चीजें तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो ये ऑनलाइन कनेक्शन से तुम यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ मेरे सीन्स के अंदर। हम्म, मेरे एक्चुअली दो सीन्स हैं तो इसके अंदर तुम्हें दिखाता हूँ। ये वाला जो है मरकरी, जैसे एक प्लेनेट है, ये 3D है पूरा व्यू। तो जिन्होंने मतलब जैसे ब्लेंडर वगैरह का तुमने ब्लेंडर वगैरह यूज किया होगा, ब्लेंडर वगैरह में ही बनाते हैं जनरली लोग। और ये सारी चीजें मतलब इसको फिर हम बड़ी आराम से मतलब जस्ट इंपोर्ट करना है हमने, और ये मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये तो मेनली हो गया सेट स्टोर का हमारा काम। देन हाँ, मतलब सीन जो होता है, सीन टाइप जो था उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं उसमें, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स, उन्हें हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उन्हें एक्चुअल में कहाँ प्लेस करना है। और गेम व्यू में हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में दिख कैसे रहे हैं, मतलब गेम व्यू में हम चेंजेस कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सीन व्यू में चेंजेस करके फिर फाइनल चेंजेस जो है वो गेम व्यू में देखने होंगे प्ले करके। मतलब वैसे मतलब गेम के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो, बट वो मतलब इसकी मतलब तुम जब गेम खेल रहे हो, जैसे कोई गेम, जैसे मैं चला के दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है। अरे रुको रुको, जैसे ये मैंने गेम ऑन कर रहा हूँ। ठीक है।
इसके अंदर बेसिकली जैसे ये तुम्हें अभी दिख रहा है, मेन्यू सा दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो ये गेम चल रही है इस समय, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ऑन द गो। तो यहाँ पे ये एक रिज्यूम है बटन, तो मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे पॉज कैनवस के अंदर जाके। ये हमारा हायरार्की है, इसको हायरार्की बोलते हैं। मैं यार एक इसकी ऑडियो को बंद करूँ यहाँ तो, म्यूट ऑडियो, म्यूट ऑडियो करना। हाँ, इसके अंदर ये हायरार्की बोलते हैं इसको। ये सारी चीजें, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या होता है। ये हायरार्की के अंदर ना तुम्हें ये सारे गेम ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। इसके अंदर बिल्कुल मतलब जैसे तुम सी प्लस प्लस में करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग, तो बिल्कुल ये उसी तरह से है। मतलब ये सारे एक एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और इसके अपने अपने मेथड्स बना सकते हो, इसके अपने अपने फंक्शंस बना सकते हो तुम इसके अंदर। अब वो कैसे होती है, उसे स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। थ्रू स्क्रिप्टिंग तुम हर एक गेम ऑब्जेक्ट के खुद के कुछ फंक्शंस, मेथड्स, खुद का उसका एक खुद की मतलब रिसेम्बलेंस आ जाती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बोलते हैं, वो गेम ऑब्जेक्ट है। तो हर एक गेम ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैसे डिपेंडेंस भी डाल सकते हैं कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है सन के नाम से, सन ऑब्जेक्ट के अंडर एक पॉइंट लाइट है, तो पॉइंट लाइट उसको मतलब उसका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही सारी चीजें हैं इसके अंदर बेसिकली। वो हायरार्की के अंदर तुम्हें व्यू से सब कुछ दिख जाएगा इसके अंदर। देन इसके अंदर मेनली यही था कि जब तुम गेम खेल रहे हो, अगर तुम उसके अंदर चेंजेस करोगे तो तुम्हें वो दिख जाएंगे चेंजेस जब तक तुम गेम खेल रहे हो। जैसे तुम गेम को खेलना बंद करोगे यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले बटन, तुम्हारा इट विल बी रिवर्ट बैक टू द सीन, जिस सीन से तुमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और सीन्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जो सीन्स होते हैं ना, सीन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि ये एक सीन है, तो इसके अंदर मेरे को ये सारी चीजें दिख रही हैं, मेरे प्लैनेट्स हैं, मेरा सोलर सिस्टम था जो भी मैंने बनाया हुआ है, ये बैकग्राउंड वगैरह, वो सारी चीजें मैंने एक सीन के अंदर डाल रखी हैं। अगर अब मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन्यू पे, ये टोटली अलग है, ये टोटली तुम देखो 3D में कुछ और ही है। ये वो इंटरफेस है जो तुम स्टार्टिंग में देख रहे थे, वो ये बना हुआ है। इसको मैं 2D करूंगा तो वो भी दिख जाएगा बल्कि। बेसिकली एक गेम मल्टीपल सीन या सिंगल सीन कितने भी सीन से बन सकता है, मतलब हाँ मल्टीपल सीन से भी बन सकता है ये। हाँ, तो तो मतलब हाँ, तो मैं प्रेजेंट करता हूँ एक सैंपल, मतलब स्टार्ट करते हैं कुछ बनाना, प्रेजेंट करते मैं इसमें स्टॉप शेयरिंग कर रहा हैं। हूँ। तो ये एक मैंने सैंपल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अभी ये पूरा ब्लैंक है। तो सबसे पहले हमने लेट्स अज्यूम कि हमने एक न्यू सीन क्रिएट किया, फिर कंट्रोल एस करके इस सीन, इस सीन्स एसेट्स के अंदर सीन्स फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी, तो उसके अंदर कुछ भी नेम दे देते हैं, मेन सीन कर देते हैं। मेन सीन सीन नाम से एक सीन बन गया पहला हमारा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पोर्ट करते हैं। तो एक फोल्डर बना लेते हैं हम, लाइक गेम ऑब्जेक्ट्स और स्प्राइट्स। बेसिकली स्प्राइट्स क्या होता है, यूनिट गेम डेवलपमेंट में स्प्राइट्स उन्हें कहते हैं जो इमेजेस या फिर हम ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल गेम में यूज करना चाहते हैं, उनको हम स्प्राइट्स कहते हैं। तो हमने एक स्प्राइट फोल्डर बना लिया, इसके अंदर हम एक इमेज इंपोर्ट करनी है बेसिकली। लाइक मैंने किंग की इमेज इसमें इंपोर्ट करी। ये बाय डिफॉल्ट जैसे हमने इंपोर्ट करी, यूनिटी ने इसे एक स्प्राइट फॉर्म दे दी। यहाँ देख सकते होंगे कि ये स्प्राइट फॉर्म में दिख रहा है। तो फिर हम इसे सीधा ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे सीन व्यू में आ गया। और ये नेविगेशन बार से हम यहाँ पे इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, मूव टूल से इसको मूव कर सकते हैं। और ये हैंड टूल है, बेसिकली हैंड टूल मेन कैमरा को मतलब पूरे सीन में मूव करता है। तो इसकी साइज हम ठीक कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा एक किंग ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर।
अब हम अ, इसके साथ अब एक स्क्रिप्ट अटैच करते हैं। जैसे इसको मूव करने के लिए हमें सी हैश में कोड लिखना होगा। तो उसके लिए हम एसेट्स में एक फोल्डर बना लेते हैं। बेसिकली फोल्डर्स हम इसलिए बना रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम कंफ्यूजन ना हो कि मतलब सब कुछ एक जगह रहे। हम स्क्रिप्ट्स बना के तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्रिएट सी हैश स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम हमें बेसिकली इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, मतलब मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि हमें इस फाइल का नाम और जो इसके अंदर क्लास होगी उसका नेम सेम रखना होगा। लाइक मैंने इसमें रख दिया किंग कंट्रोल। मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन ये डायरेक्टली VS कोड में ओपन हो जाता है। मतलब तुम्हें सेटिंग्स करनी होगी, अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा तो यूनिटी में सेटिंग कर लेना कि VS कोड में ओपन कैसे करना है। डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक करके इसमें ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो क्लास का नेम है मेरा ये न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट आ रहा है, तो इसको मैं किंग कंट्रोल कर दूंगा। क्योंकि जब हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ किंग ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करेंगे तो उसमें वो एरर दिखाएगा फिर। तो बेसिकली अब हम इस स्क्रिप्ट को समझते हैं जो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट आई है इसके अंदर। इसके अंदर ये जो है ये एसेंशियल्स है, मतलब बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होंगी जो भी चीजें हैं यूनिटी के लिए। और फिर हमने ये क्लास बनी हुई है ऑलरेडी, किंग कंट्रोल क्लास बनी हुई है। और अब ये दो फंक्शन है, फर्स्ट इज स्टार्ट फंक्शन एंड सेकंड इज वॉइड फंक्शन। स्टार्ट फंक्शन जैसे ही हम गेम स्टार्ट करते हैं अपना, तो मतलब जिस सीन के लिए वो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही वो सीन रन होता है तो ये स्टार्ट फंक्शन एक बार चलता है। तो इसके अंदर हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, जो भी हमें काम करना हो इसमें कर सकते हैं। और ये अपडेट फंक्शन जो है ये हर फ्रेम पे रन होता है। अगर आप 60 यूनिटी 60 FPS पे रेंडर हो रहा है तो ये 1 सेकंड में 60 टाइम्स रन होगा अपडेट फंक्शन। तो मेन काम सब कुछ अपडेट फंक्शन में होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं। एक सी में इसमें लिखा होता हम्म, ये मैंने कुछ छोटा सा कोड लिखा हुआ है, इसको एक बार बेसिकली इसमें से पहले कुछ चीजें हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें अभी मेन तुम्हें देखना है 3 लाइन से। फर्स्ट जो लाइंस दिख रही है फ्लोट हॉरिजॉन्टल फ्लोट, बेसिकली ये पूरा C++ की तरह ही है लगभग इसका जो सिंटेक्स है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्लोट जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लोट उसका डेटा टाइप है, हॉरिजॉन्टल नाम है उसका, इनपुट। हाँ, अब इनपुट जो है ये यूनिटी की API है बेसिकली। जो हम कीबोर्ड से या माउस से जो भी प्रेस करेंगे बटन्स, तो उसके लिए API है ये इनपुट। तो हमने उससे इनपुट से गेट एक्सिस किया। गेट एक्सिस किसका? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हम लाइक इसमें दिखा देते हैं। बिल्ड सेटिंग्स में इसमें दीपांशु कंट्रोल्स कहाँ से आते हैं? यहीं पर तो होते हैं, पता है क्या? कंट्रोल्स, हाँ वो इसी में ही है, एडिटर एडिटर के अंदर नहीं। अच्छा, ये एडिशन। बिल्ड सेटिंग्स के अंदर नहीं होगा शायद, बिल्ड सेटिंग्स में नहीं। नहीं, इनपुट प्लेयर। मैनेजर, वो रहा इनपुट मैनेजर, इनपुट मैनेजर। अच्छा, इनपुट मैनेजर, ओके, हाँ, ये रहे। तो ये हॉरिजॉन्टल है हमारा। ये यहाँ पे सारे जो कंट्रोल्स हैं हमारे कीबोर्ड कंट्रोल्स वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। नेगेटिव बटन लेफ्ट है, पॉजिटिव बटन राइट है। लाइक अगर हम लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारे फंक्शन था
गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसकी वैल्यू -1.0 हो जाएगी, और अगर हम राइट प्रेस करेंगे तो इसकी 1.0 हो जाएगी। और नेक्स्ट हमने ये समझ में आ गया फ्लोट हॉरिजॉन्टल क्या वैल्यू आएगी इसकी। अब वेक्टर 2 डिक्लेयर किया। वेक्टर 2 बेसिकली टू 2D पोजीशन आएगा, 2D पोजीशन वेक्टर आएगा है। और ट्रांसफॉर्म जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, किंग ऑब्जेक्ट जिससे मैं अटैच करूंगा, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म होगा, उसकी पोजीशन जो है इस पोजीशन में स्टोर हो जाएगी। वेक्टर 2 पोजीशन जो है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म की पोजीशन स्टोर हो जाएगी। फिर हमने इस ट्रांसफॉर्म की एक्स पोजीशन में 3f, लाइक इसको हम अकेले कर देते हैं 0.1f। हमने इसकी एक्सपोजिशन में कुछ ऐड किया, मतलब उसकी एक्सपोजिशन को आगे फॉरवर्ड मूव किया। तो फॉरवर्ड मूव किया, या वो डिपेंड करेगा हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या है। अगर हॉरिजॉन्टल की वैल्यू +1 है तो इसकी पोजीशन में ऐड हो जाएगा। अगर पोजीशन की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू -1 है तो एक्सपोजिशन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो पीछे चला जाएगा जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है। फिर हमने फाइनली जो ट्रांसफॉर्म की पोजीशन है उसको इस पोजीशन के इक्वल कर दिया जो हमने चेंजेस किए थे, ताकि वो ट्रांसफॉर्म की पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसमें गलती, ठीक है। यहाँ पे जो कंसोल में तुम्हारे जो एरर्स हैं स्क्रिप्ट में वो दिख जाएंगे यहाँ पे। तो हमने स्किंग ऑब्जेक्ट के साथ ये स्क्रिप्ट अटैच करनी है पहले। तो हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐड कंपोनेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट बेसिकली अटैच होगी इसके साथ। राइट, तो अब एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं क्या आता है। लाइक देख, ये मतलब मैंने लेफ्ट एंड राइट प्रेस करने पे ये गेम ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी हम इसमें वर्टिकल कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये समझ में आ गया था ना कि अपडेट फंक्शन जो है ये 1 सेकंड में, अगर 60 FPS पे रेंडर हो रहा है तुम्हारा यूनिटी, तो 60 टाइम्स रन होगा। तो इसमें अगर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो अलग मशीन्स पे या फिर मॉनिटर्स पे रन हो रहा है जिसका FPS अलग है, तो फिर क्या मतलब वो प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए ये वाला पॉइंट ना इम्पोर्टेंट है। ये मतलब तुम्हें समझ आ रहा है ना ऐसा क्यों हो रहा है सबको? अ, तुम चैट सेक्शन में मतलब बता सकते हो हाँ, अगर। एक बार डाउट्स अभी तक जो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो ना। हाँ हाँ, डाउट्स तो अभी तक नहीं है इनके कोई वैसे आए। अ, कर रहा है क्या कोई, मतलब एक बार देख लो ना करके। हम्म, बेसिकली तुम्हें कोई सी भी एक बार इमेज। वो कोड दिखाना क्या, वो एक बार वो खोल के। हाँ, तुम तुम सबसे एक बार एक छोटी सी टास्क करते हैं। अगर तुम खुद बताओ कि मतलब मशीन जैसे डिफरेंट होगी और एफपीएस एक मशीन की 60 है और एक मशीन पे 120 है, तो पोजीशन डॉट एक्स के अंदर किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? एक बार तुम ही चैट सेक्शन में बताओ, देखें तुम मतलब कैसे मतलब इसको इंटरप्रेट कर रहे हो। 120 की ज्यादा हो, 120 ज्यादा अपडेट, ओके ओके। एक्चुअल में सेंसिटिविटी ज्यादा इसके अंदर 60 वाले पे आएगी। कि सेंसिटिविटी से मेरा मतलब है कि मतलब नहीं, सेंसिटिविटी ज्यादा 120 वाले पे आएगी, सही है। मतलब कि अगर मैं कम टाइम के लिए दबाऊंगा, सेम टाइम के लिए, मतलब मैं आगे वाली एरो दबा रहा हूँ, तो ज्यादा चेंज 120 वाले के अंदर आएगा। तब इसको रोकने के लिए सारांश बता रहा था कि हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम का कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो बताएगा आगे। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम बेसिकली क्या है, ये हमें देगा कि जो अपनी मशीन है या यूनिटी है वो एक फ्रेम को रेंडर करने में कितना टाइम लगा रहा है, ये वो देगा। मतलब टाइम डॉट डेल्टा टाइम ये रिटर्न करेगा। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो एक फ्रेम को रेंडर होने में अज्यूम करो कि एक्स टाइम लगता है एक मशीन पे, और दूसरे मशीन पे उसे एक फ्रेम को रेंडर करने में वाई टाइम लगता है।
और हमें 1 सेकंड में निकालने की जो दोनों मशीन्स पे अपना गेम ऑब्जेक्ट है वो ये जो कितना मूव करेगा। ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्म जो भी गेम ऑब्जेक्ट अटैच करोगे ना तुम इसके साथ, जो भी कोड है वो ट्रांसफॉर्म है बेसिकली। ये मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ। जैसे दिस होता है ना, मतलब दिस डॉट करके। नहीं 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 वो देखो, नहीं है ये। मतलब दिस तो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड होता है। अगर तुम नहीं लगा रहे दिस, तो जिसके ऊपर तुमने ये स्क्रिप्ट को अप्लाई किया उसका अच्छा। ट्रांसफॉर्म ये उठा लेगा अपने आप। तुम हम्म, ट्रांसफॉर्म किसी और का भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी बात ठीक है। हाँ वो डिपेंड करता है, मतलब दूसरे गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म भी इसमें ले सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो जिस गेम ऑब्जेक्ट के साथ ये अटैच है स्क्रिप्ट, उसका अच्छा। ट्रांसफॉर्म है ये। हम्म। ओके। और क्या कहते हैं, आप वो कैसे ले रहे थे की प्रेस की इनपुट? की प्रेस की इनपुट, लाइक हम अगर सेटिंग्स में चेंज करना है यूनिटी की तो यहाँ से चेंज होंगे। वो बाय डिफॉल्ट इसमें होती है सेट, अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं बिल्ड सेटिंग्स में, प्लेयर सेटिंग्स के अंदर, इनपुट मैनेजर के अंदर यहाँ पर आ रहा है एक्सेस जो है, ये अच्छा सब अच्छा। कुछ यहाँ अच्छा, जो पर ये आ रहा है। हॉरिजॉन्टल पे सेट है, वो जब आप कर रहे हो इनपुट डॉट गेट वाला, हाँ वो इसी कोई इनपुट, वो? हाँ गेट एक्सिस जो है, गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, हम्म। ये हमें मतलब लेफ्ट की अगर हम प्रेस करते हैं, मूवमेंट की जो है लेफ्ट की प्रेस हाँ। करेंगे तो ये -1 रिटर्न करेगा। और अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल राइट की वाला। प्रेस कर, हाँ, अच्छा। ये और उसके अगर अंदर राइट, तुम वो दिखा दे इनको, वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है ना जहाँ पे यूजर, उसी के अंदर ही इनपुट मैनेजर में। हाँ एक मिनट, ये रहा हाँ। नेगेटिव बटन, लेफ्ट पे नेगेटिव होगा और ये राइट पे पॉजिटिव बटन। ओके। और ये वर्टिकल में सिमिलरली वर्टिकल नेम वर्टिकल है इसका। ओके। और मतलब ये चेंजेस कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट ये सब होता है इसके अंदर। वर्टिकल के अंदर नेगेटिव बटन जो डाउन है और पॉजिटिव बटन अप है। ठीक है। हम्म। जैसे हम कोड स्निपेट्स ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं ना, तो हम्म क्या हम कोड स्निपेट्स ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स में भी लगा सकते हैं? जैसे मतलब मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया जिसके पास हम्म। 3 मूविंग पार्ट्स है, तो मैं उन तीनों इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए इंडिविजुअल कोड स्निपेट्स लगा सकता हूँ। हाँ तो लगा ये सकते हो, मतलब वो गेम ऑब्जेक्ट जो है अगर 3 पार्ट से बना है, मतलब वो 3 गेम ऑब्जेक्ट से बना है अगर बेसिकली, तो हर गेम ऑब्जेक्ट के लिए तुम वो लगा सकते हो अलग स्निपेट। कोड स्निपेट। हाँ तो ये था। और क्या, हाँ तुमने क्या बता रहा, हाँ डेल्टा टाइम वाला बता रहा था मैं। डेल्टा टाइम वाला ये समझ में आ गया ना कि डेल्टा टाइम जो है ये एक फ्रेम को रेंडर करने में कितना टाइम लगता है वो देगा। तो एक मशीन पे रेंडर करने में एक्स टाइम लगता है, दूसरी पे वाई टाइम लगता है। तो हमें निकालना है 1 सेकंड में कितना मूव करेगा एक गेम ऑब्जेक्ट। तो बता सकते हो कोई कितना मूव करेगा, मतलब सेम मूव करेगा डिफरेंट मूव करेगा दोनों में। अभी जो एक कोड लिखा हुआ है एज्यूम दूसरे कोड करो में। कि हमारी जैसे पोजीशन ऑफ एक्स 0 थी और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू ऑलवेज 1 है 1 सेकंड तक, तो उसकी मूवमेंट बताओ कितनी होगी। एक मशीन जिसपे 120 एफपीएस है और एक मशीन जिसपे 60 के एफपीएस है, यूजिंग डेल्टा टाइम। हाँ और ये भी ध्यान रखना है अपडेट फंक्शन जो है ये 1 सेकंड में, मतलब जितनी बार फ्रेम रेंडर हो रहा है उतनी बार चलेगा, मतलब हर फ्रेम पे अपडेट फंक्शन रन होता है जब भी फ्रेम रेंडर होता है। डेल्टा टाइम क्या दे रहा है? डेल्टा टाइम बेसिकली एक फ्रेम को रेंडर होने में जो टाइम लगता है ना वो देगा। अच्छा। हम्म। कोई कोई कर रहा है क्या कैलकुलेट तुम में से? हम्म। लाइक अभी 0.1 एफ मूव कर रहा है ये, मतलब 0.1 यूनिट्स। तो 1 सेकंड के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 1 सेकंड के अभी है, ये है एक फ्रेम में कितना मूव करेगा ये है। तो 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स रन होंगे वो कैसे निकालेंगे हम, 60 डिवाइडेड बाय एक्स या 60 डिवाइडेड बाय वाई। दिस दिस विल बी द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन 1 सेकंड। तो इसको बस सीधे से 60 डिवाइडेड बाय एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली सेम आएगा जो भी है। हमें अब उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि
डिफरेंट मशीन्स का डिफरेंट एफपीएस है, तो सेम ठीक है। इसके अंदर अब मैं एक वो चीज बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है। अब जैसे तुमने देखा होगा कि टाइम डॉट डेल्टा टाइम है, ठीक है। अब तुम नहीं चाहते कि हर बार तुम कोड के अंदर टाइम डॉट डेल्टा टाइम का तुम लिखो और बाय मिस्टेक तुमसे कहीं पे गलती होगी या बाय मिस्टेक तुमसे कंकैटिनेट हो रहा है, ये मतलब 2-3 बार एक्स्ट्रा लग रहा है, तो तुम्हारा एकदम से डिफरेंट मशीन पर डिफरेंट हो जाएगा। इसका एक इलाज ऑलरेडी इनबिल्ट है इसके अंदर, उसे कहते हैं फिक्स्ड अपडेट। फिक्स्ड अपडेट क्या करता है, वो कुछ टाइम के बाद रेंडर होता है, उसका डिसाइडेड होता है फॉर से 60 fps, तो वो 1 सेकंड के अंदर 60 टाइम्स अपडेट करेगा। बट उसके अंदर फ्रेम्स कितने आएंगे, फ्रेम्स विल डिपेंड ऑन द मशीन। तो ऐसा हो सकता है कि 120 फ्रेम्स आ रहे हैं एक मशीन के ऊपर, बट कितनी बार अपडेट हो रहा है कोड, वो से हो रहा है 120 टाइम्स, सॉरी वो 60 टाइम्स हो रहा है यूजिंग फिक्स्ड अपडेट। बट फिक्स्ड अपडेट में फिर एक ये दिक्कत आ जाती है कि तुम जैसे कि यहाँ पे इनपुट ले रहे हो, तो इनपुट में जैसे तुमने वहां पे किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तुमने वहां पे जैसे इनपुट ली थी अभी जो कोड था इसके अंदर, तो उसके अंदर अगर तुम फिक्स्ड अपडेट के अंदर लेते हो तो इट मे हैपन के वो मिस हो जाता है, अकरेंस मिस हो जाती है इनपुट लेने की। तो उससे बचने के लिए वो टाइम डॉट डेल्टा टाइम इज द बेस्ट थिंग अगर तुम इनपुट भी ले रहे हो अपडेट के अंदर। यहाँ तक आगे समझ में? अगर कुछ डाउट है अभी तक तो पूछ लो किसी ने। गेम ऑब्जेक्ट तुम कुछ भी, जो भी इमेज हो ना तुम्हारे पास छोटी सी, तो वो मतलब यहाँ पर अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। पहले तो यहाँ स्प्राइट्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करना और फिर सीधा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ से उठा के, और ये छोटा सा कोड लिख के एक बार चेक कर सकते हो तुम। ये अगर चाहो तो इसमें डाल देता हूँ चैट में। तो आगे क्या था? नेविगेशन हो गया, स्क्रिप्टिंग बता ही दिया, वर्ल्ड क्रिएशन बता देते हैं। नहीं, सर जैसे आपने बोला कि हम अपना एफपीएस चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, एफपीएस चेंज हो सकता है बिल्कुल। हाँ तो फिर डेल्टा टाइम तो फिक्स्ड हो गया ना, जैसे कि अगर मैंने 60 एफपीएस रख लिया तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड हो गया, तो 1/60 टाइम ही लग रहा होगा एक फ्रेम को, तो फिर डेल्टा टाइम का क्या वो हुआ? हाँ, इसका ये है ना कि तुम कुछ ऐसे ग्राफिक्स चाहते हो कि जो अच्छी मशीन है उस पे अच्छे ग्राफिक्स आने चाहिए, हम क्यों उसको लिमिटेड करें, हम क्यों से कहें कि तुम अगर 60 में 120 ही एफपीएस चलो। पे रन कर रहे हो तो फिर 60 एफपीएस सेट करके मतलब नहीं ना, मतलब हम मल्टीपल मशीन्स के लिए कर रहे हैं। अगर हर मशीन को अगर 10 एफपीएस पे रन कर रहे हो, उसे 60 एफपीएस कर दिया तो फिर वो चलेगा नहीं। ये अच्छा। देखो वो जैसे अभी तुम्हें हम्म क्वेश्चन दिया था वो 60 और 120 का, उसमें 0.1 ही आगे जाएगा, वो 0 से 0.1 की वैल्यू पे जाएगा 1 सेकंड के अंदर। बट तुम ये देख रहे हो कि वो 0.1 पे कैसे जा रहा है, वो 120 स्टेप्स के अंदर जा रहा है और वो 60 स्टेप्स के अंदर जा रहा है, तो 120 के अंदर वो कितनी स्मूथ मूवमेंट आएगी और 60 के अंदर कितनी रुक 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 के वो ऐसे मूवमेंट आएगी। तो मतलब तो एक हम बात लिमिट कर। नहीं करना चाहते उसको। आगे ये मॉडल्स फ्रॉम, अच्छा ब्लेंडर बता ही दिया दिवांशु ने। नेक्स्ट नेविगेशन। नेविगेशन का भी ये देख लो एक बार, बस यही है कि नेविगेशन पे ये अलग अलग बटन्स हैं। तो ये हैंड टूल है, ये मूव करने के लिए काम आता है पूरे सीन में। मूव मूव बटन है ये, जो अपना ऑब्जेक्ट है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट उसको काम आता है। रोटेशन है, ये रोटेट करने के लिए आता है। और ये साइज रीसाइज वगैरह के लिए होता है। बस मेन तो। नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स भी बता दिया। इनपुट एपीआईज वाला समझ में आई या ना? इनपुट हम यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ। अभी और भी बता दूंगा मैं एक बार मेरी वाली स्क्रिप्ट्स खोल के जो मैंने लिखी है, तो उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फिक्स्ड अपडेट वाला तू बता रहे क्या, मतलब कोड में दिखा, अगर वो तो दिखा दे पांच, वरना। हाँ हाँ, मैं दिखा देता हूँ एक बार। उसके हम्म अंदर मैंने किया ही था, क्या कहाँ से करना है यार, स्क्रीन नाउ, ओके। हाँ, वैसे और भी तरह के अपडेट होते हैं अभी तक, तो जैसे हमने फिक्स्ड अपडेट, अपडेट एक लेट अपडेट भी होता है, वो सारी चीजें तुम गूगल करोगे तुम्हें
इनके फीचर्स मिलते रहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं जैसे तुम्हें अलग अलग स्क्रिप्ट दिखा सकता हूँ। जैसे जनरली हम अपडेट उन स्क्रिप्ट के अंदर लगाते हैं जहां पर हम इनपुट ले रहे होते हैं, क्योंकि इनपुट वी वांट के एज सुन एज द प्लेयर की को दबाए तो हमारे पास इनपुट आ जाना चाहिए। तो उसके अंदर हम कभी भी फिक्स्ड अपडेट का यूज नहीं करते, वी अवॉइड इट। तो जैसे कि ये एक अपडेट फंक्शन है, तो अपडेट फंक्शन के अंदर तुम यहाँ पे जितना भी अगर मैं यूज करूंगा तो मैं टाइम का ही यूज करता हूँ, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। एंड कहीं पर फिक्स्ड अपडेट भी मैंने यूज कर रहा हो तो कहाँ पे कर रखा हो सकता है, मैंने अट्रैक्टर के अंदर करा होगा कि वहां पे कोई इनपुट तो है नहीं। फिक्स्ड अपडेट, हाँ, तो जैसे ये फिक्स्ड अपडेट है, तो यहाँ पे फिक्स्ड अपडेट क्या हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर एफपीएस सेट है जो कि मैंने 60 कर रखी है, तो वो 1 सेकंड के अंदर 60 टाइम्स ही ये फिक्स्ड अपडेट रन होगा। और उसकी एफपीएस मेरी ऑटोमेटिकली वेरी करती है, वो हर बार 120 पे भी नहीं चलती मेरी गेम। कई बार ऐसा होता है वो 120 मतलब 121 122 भी चली जाती है, वो ऑटोमेटिकली वो चेंज भी होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द मशीन। तो उस पे मतलब वो ठीक रहती है, काफी अच्छी चल जाती है गेम। और क्या बताना था, हाँ, एक बेसिकली मैं सीन्स के एक वो क्लैरिफाई कर ही देता हूँ ये चीज। फिर सीन्स के अंदर ना अभी तक तुम्हें गेम ऑब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया था कि ये गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये तीनों गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन गेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर कि हम वो स्विचिंग कर रहे हैं, जो उसे वो कर कैसे रहे हैं, वो स्विचिंग के लिए एक सीन मैनेजर नाम का एपीआई होता है इसी के अंदर, मतलब यूनिटी के अंदर सीन मैनेजर का टास्क होता है कि हाउ द स्विचिंग इज बीइंग डन। तो स्विच परफॉर्म करने के लिए भी मतलब जैसे कहाँ पर ही होगा ये, मेन मेन्यू के अंदर है, हाँ, जैसे ये सीन मैनेजर है, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन मैंने किया, लोड सीन के अंदर 1, तो ये 1 0 2 3 4 ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये कहाँ पे सेट होती हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम फाइल के अंदर जाओगे, फाइल के अंदर यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स है, बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दबाओगे ड्रैग एंड ड्रॉप द सीन्स, यहाँ पे तुम प्रोजेक्ट व्यू के अंदर जाओ, सीन्स आ जाएंगे तुम्हारे मेन्यू और प्रोजेक्ट। तो मैंने मेन्यू को ड्रॉप किया तो उसका यहाँ पे तुम्हें एक नंबर दिख रहा होगा 0, फिर मैंने प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा तुम्हें 1। तो ये उसका एक हायरार्की बन गया। फिर उसके बाद मैं थ्रू कोड इनको चेंज कर सकता हूँ। और भी कुछ बताना है क्या इसके अंदर अभी सारांश? नहीं, अभी तो फ्रेम रेट का तो हो ही गया। फ्लेयर्स एंड फ्लेम्स एंड एक्सप्लोजंस एंड सो ऑन, ये हाँ, मैं ये बता देता हूँ। पार्टिकल सिस्टम्स अब गेम हमारी ठीक है बन जाएगी, मतलब प्रोग्रामेटिकली चल जाएगी, बट वी वांटेड टू लुक अपीलिंग, तो ये जस्ट उसी के लिए ये पार्टिकल सिस्टम जस्ट मतलब बस अपीलिंग लगने के लिए नहीं, और भी इसके बहुत कहीं पे काम आ सकते हैं कि तुम बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे थ्रो करना चाहते हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ऑटो जनरेशन तुम कैसे करोगे पार्टिकल्स की, उसके लिए पार्टिकल सिस्टम होता है। इसके अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसके अंदर मतलब कोई ज्यादा प्रोग्रामिंग वाला फैक्टर भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर दिखाता हूँ, सन, मैं जैसे इसको रन करता हूँ, इसमें ये तो छोड़ो, सीन के अंदर जाते हैं, तो ये सीन ये मैं तुम्हें सीन व्यू में रन होती हुई दिखा रहा हूँ अभी गेम, तो इट इज एक्चुअली रनिंग, तो वो पॉज के कारण वहां पे ये आ रहा है। इसको चेंज भी नहीं करने देगा क्या अभी, बड़ा ही खराब है, बड़ा ही खराब है ये भी, चलो छोड़ो। तो अभी मैंने एक्चुअली वो टाइम इसके अंदर मैंने स्टॉप कर रखा है, तो वो रिज्यूम वो टाइम अभी स्टॉप हो रखा है, उस कारण से मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा, इसको बंद ही करना पड़ेगा। और सन, तो ये गंदे गंदे बग्स इसके, ये इसका पार्टिकल सिस्टम है, तो ये गेम ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने एक पार्टिकल सिस्टम नाम का गेम ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल रखा है। तो जैसे मैं इसके अंदर प्ले करूंगा तो ये तुम्हें फ्लेयर दिख रही होगी, ये एक्चुअली में फ्लेयर नहीं है, ये बहुत बड़े 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 पार्टिकल्स हैं जो बहुत ब्लरी हैं, और वो बहुत सारे मैं इकट्ठे निकाल रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक सेंटर है, ओरिजिन है। तो पार्टिकल सिस्टम इन चीजों के लिए यूज होता है। और जैसे पार्टिकल सिस्टम का तुम्हें यहाँ पे यूज दिख जाएगा, जैसे इसमें से फ्लेम निकल रही है पीछे, जब मैं शिप को आगे लेकर जा रहा हूँ, तो वो फ्लेम भी वो पार्टिकल सिस्टम्स के थ्रू निकल रही है। तुम ट्रेल भी लगा सकते हो उसके लिए, पार्टिकल सिस्टम्स आर मच बेटर।
तो पार्टिकल सिस्टम्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो तुम खुद से ही देखना ट्वीक करके, यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कि ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एमिशन, शेप, वेलोसिटी, ओवर, और हर एक के अंदर सब प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ है इसके अंदर वो। एंड उसके बाद क्या है, हाँ उसका तुम रन टाइम पे वो कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इन चीज़ों को। उससे मतलब बहुत तुम्हारी गेम और ज्यादा इन्वॉल्विंग हो जाती है व्हेन यू मॉडिफाई द थिंग्स इन रन टाइम। और इसके अंदर क्या बताना था, और ऑडियो के बारे में बता देते हैं। ऑडियो मेनली जो इवेंट हम देंगे उसके अंदर कोई ऑडियो का कोई कंपल्शन नहीं है, वो मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुमने लगानी है लगाओ, नहीं लगानी ना लगाओ, उसका कुछ नहीं होगा। एंड ऑडियो के लिए सिंपल सी चीज है कि मतलब एक ऑडियो सोर्स होता है इसके अंदर। तो ऑडियो सोर्स के अंदर तुम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउंड्स नाम का एक फोल्डर सा बना लिया, वहां पे तुमने कहीं से भी यूट्यूब से उठा के मतलब प्ले, वही है, है तो वैसे पायरेसी है, जैसे उठाओ और यहाँ पे तुम सुन के भी चेक कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्टर के अंदर तुम्हारा ये सारा ऑडियो आ गया। तुम ऑडियो की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑडियो सोर्स के मतलब दूरी, जैसे जैसे तुम दूर होते जाओ तो वहां पे वो क्या कहते हैं, उसकी वॉइस धीरे धीरे कम होती रहे, वो सारी चीजें इसके अंदर ऑटोमेट पहले से ही बिल्ट हैं, तो तुम्हें उसको कोई प्रोग्रामेटिकली करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो मेनली मैंने सोचा था मैं मेन्यूज का बताऊं, बट आई थिंक मेन्यूज के लिए तुम खुद से करोगे तो तुम्हें बेटर समझ आएगा, क्योंकि मेन्यूज के अंदर बस हमने सीन्स की स्विचिंग ही करनी होती है, कि हम सीन्स को कैसे स्विच कर रहे हैं और कैसे गेम ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय और मतलब इनिशिएट कर रहे हैं इन रन टाइम। तो उसके अंदर उससे मेन्यू। और कोई पॉइंट आ रहा हो तेरे दिमाग में सारांश? हाँ, अभी वो एक बार रिजिड बॉडी वगैरह का बता देता हूँ मैं एक बार करके ना उस पे जो बना देता हूँ। हाँ तो अब देखो क्या मतलब, अब इस पे जो हमने गेम ऑब्जेक्ट बनाया अभी इनमें कोई फिजिक्स नहीं है, तो हमें इनमें फिजिक्स इंप्लीमेंट करनी है, मतलब इसे रिजिड बॉडी बनाना है या फिर कोलाइडर वगैरह ऐड करना है इसके अंदर। कोलाइडर बेसिकली अगर दो गेम ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन लाइक कुछ इनपुट आ जाए, तो ऐसा कुछ करना है। तो देखते हैं पहले। मैंने ऐसे ही एक बैट थी ये, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, गेम ऑब्जेक्ट अभी इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे तो इंस्पेक्टर विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे इंस्पेक्टर में ऐड कंपोनेंट करना, इसके अंदर रिजिड बॉडी 2D। 2D और 3D में यही डिफरेंस है बस, मतलब कोड में भी डिफरेंस होता है, बट रिजिड बॉडी में अभी 2D करोगे तो ये 2D रिजिड बॉडी जो गेम ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली एक 2D रिजिड बॉडी बन चुका है, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर इसका मास, इस पे ग्रेविटी कितनी लगेगी वो सब सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये बाकी कुछ फंक्शन है ये बाद में यूज होंगे, ठीक है। तो अभी इसका ग्रेविटी स्केल 1 है, तो अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखा कि इस पे ग्रेविटी 1 थी तो ये सीधा नीचे चलता गया, ठीक है, ग्रेविटी लगी थी क्योंकि इस पे हवा में हो गया। तो अगर इसका ग्रेविटी 0 करना है तो या तो इसका मास 0 कर दो या फिर ग्रेविटी स्केल 0 कर दो, कुछ भी 0 कर दो, तो इस पे ग्रेविटी नहीं लगेगी। तो इसका आई थिंक ग्रेविटी स्पेस 0, अच्छा मास 0 नहीं है, तो आई गेस ग्रेविटी 0 करने से हो जाएगा। हाँ, ग्रेविटी 0 करने से ये अब नीचे निकला, ठीक है। तो यही है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कोलाइडर हो गए। कोलाइडर बेसिकली क्या होता है कि अगर एक गेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट जिसके पास कोलाइडर है उससे मतलब कोलाइड करता है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मैं बता दूंगा अभी एक बार, मेरा वाला जो गेम बना रखा है उसमें। तो यही है, इसमें कोलाइडर भी ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि कोलाइडर इज अ ट्रिगर मतलब प्रॉपर्टी होती है ट्रिगर। तो वो जैसे ही कोलाइड करेगा ये ट्रिगर मतलब ट्रू हो जाएगा और हमें मतलब
कर सकते हैं, कुछ भी इफ एल्स कंडीशन में डाल के हम मूव कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बस ये था, और क्या बताएं। ठीक है, चलो फिर मैं एक बार बताता हूँ। और कुछ बताना है तो बताते, जब तक मैं लोड हो रहा हूँ। इसके अंदर मतलब जो भी तुमने अभी तक देखा ना, मतलब 2D के अंदर वो सेम थिंग्स बिल्कुल बिल्कुल फिजिक्स के अंदर एग्जैक्टली सेम थिंग्स तुम 3D के अंदर भी कर सकते हो। तो 3D के अंदर जस्ट करने के लिए बस वो लाइब्रेरी का ही चेंज है, और उसके अंदर वो वेक्टर 2 करेगा, वेक्टर 3 हो जाएगा, और वही स्टफ है मेनली। तो माउस कंट्रोलिंग वगैरह की भी डाल सकते हो, मतलब जैसे कि जैसे तुम्हें कैमरा कैमरा मतलब जो है कैमरा किसी एक प्लेयर को फॉलो करे, तुम ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोग्रामेटिकली डाल सकते हो। और तुम्हें ऐसे डालना हो तो यूनिटी के अंदर तुम उसका एक एज अ चाइल्ड भी बना सकते हो, तो ऑटोमेटिकली कैमरा उसको फॉलो करने लग जाएगा, वो जहां पर भी जाएगा, वो सारी चीजें वो हो जाती हैं। वो हाँ कैसे करते हैं, वो एक बार बता दे, कैमरा फॉलो करने वाला, क्योंकि वो काम आ हाँ सकता है, वो इवेंट में काम आएगा ना वही चीज। हाँ, सही बात है, सही बात है। वो कैमरा का एक बार बता देता हूँ। तो मैं- कैमरा के अंदर इसके अंदर होता क्या है, दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि हमारे यूनिटी का है, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये उसकी जेड एक्सिस जैसे तुम्हें जाती हुई दिख रही है ऊपर, ठीक है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा एक पर्सपेक्टिव नाम का लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है इधर, ये वाई एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस के थ्रू देख रहा हूँ मैं, ये जेड के थ्रू देख रहा हूँ, और ये मैं एक्स के थ्रू देख रहा हूँ, मतलब वाई जेड प्लेन के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन एक्सिस हैं, इनको ये ग्लोबल हो गई। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, से मरकरी, ठीक है। मरकरी के अंदर तुम्हें यहाँ पे तीन एरोस दिख रहे होंगे, एक ये एक ग्रीन से कलर का, एक ब्लू से कलर का, और एक रेड से कलर का। तो उनका जहां पे ओरिजिन बन रहा है उसे बोलेंगे लोकल, वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब मैं अगर इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसके अंदर, जो कि इसका चाइल्ड होएगा, तो वो इसके लोकल को बाय डिफॉल्ट लेकर चलेगा, वो ग्लोबल के अनुसार नहीं चलेगा। मैं जैसे तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें एक लोकल वाला दिखा, प्लेयरशिप, हाँ ये जैसे प्लेयरशिप है, प्लेयरशिप एक तो बहुत छोटी है, वो तुम्हें दिखेगी भी नहीं, और बहुत जूम करना पड़ेगा, छोड़ो वो बातें। तो प्लेयरशिप के अंदर जैसे मैंने क्यूब है, एक मैंने ऑब्जेक्ट जस्ट ऐसे बना रखा है क्यूब के नाम से, जो जिसकी पोजीशन 0413 तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्लोज इनफ। तो ये वाला क्यूब है जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? तो वो जो पीछे क्यूब है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने सेट किया हुआ है, तुम यहाँ पे देखो, अगर तो मैंने इसे सेट किया हुआ है 0413 पे। 0413 एक्चुअल, ये एक्चुअल वर्ल्ड सिस्टम का 0413 नहीं है, 0413 विद रिस्पेक्ट टू द शिप, क्योंकि वो शिप के अंडर एक चाइल्ड है। और कैमरा मैंने 000 पे सेट किया हुआ है, क्योंकि कैमरा क्यूब का एक वो है, चाइल्ड है, तो वो 000 क्यूब का उठाएगा और उसको उसके थ्रू फॉलो करेगा। तो जब मैं प्ले बटन दबाऊंगा तो शिप जैसे जैसे आगे जा रही है तो क्यूब उसको फॉलो कर रहा है, क्यूब जैसे जैसे आगे जा रहा है उसको कैमरा फॉलो कर रहा है, और फिर ये तुम्हें जो भी है पूरी मूवमेंट वगैरह वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इट इज ओरिएंटेड इन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेयरशिप, ठीक है। कैमरा के अंदर इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं, तुम कैमरास को स्विच कर सकते हो, एट अ टाइम एक ही कैमरा के थ्रू देख सकते हो। तुम एक कैमरा के अंदर दूसरा कैमरा एम्बेड ऐसे कर सकते हो ताकि उसकी व्यूइंग तुम देख सको, जैसा कि रियर व्यू मिरर वगैरह टाइप ऑफ थिंग बनानी है, तो वो सारी चीजें बन सकती हैं खुद से। उसके लिए तुम एक बार खुद भी जब गूगल वगैरह करोगे तो तुम्हें ये दिख जाएंगी चीजें, खुद बनाओगे तब तुम्हें मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, आई गेस। तो वर्ल्ड बना के बता देता हूँ, वर्ल्ड वाला बता देता हूँ, वर्ल्ड क्रिएशन। और क्या है फिर? हाँ, अगर अभी तक कोई ऐसे कोई डाउट वगैरह आ रहा तो बताते हुए रहो साथ के साथ।
तो अब देखते हैं वर्ल्ड कैसे बनाना है, जो बैकग्राउंड है पूरा वर्ल्ड जो होता है गेम के लिए वो कैसे बनाना है 2D के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हमारा सीन है इसको ग्रिड बनाना होगा, इसे सेल्स में डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम 2D ऑब्जेक्ट टाइल मैप, बेसिकली टाइल मैप जो होते हैं वो हम यूज करेंगे वर्ल्ड बनाने के लिए। टाइल मैप जैसे हमने इंपोर्ट किया तो ये ग्रिड के अंदर इसका चाइल्ड आ गया टाइल मैप। तो हमने इसको जैसे शो किया तो ये टाइल्स बन के आ गई। ठीक है, हमें इन जो ये क्यूब बॉक्स स्क्वायर्स दिख रहे हैं तो इसी के अंदर हमें इमेजेस इंपोर्ट करनी है बेसिकली। तो वो हमारा वर्ल्ड होगा। तो वो कैसे करेंगे हम कि एक फोल्डर बना लेते हैं इसके अंदर। टाइल्स टाइल्स के अंदर हम एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। हम्म, ये वाली एक इमेज है, इंपोर्ट कर लिया हमने। ये फिर से इसी ने वही किया कि इसको रेंडर करके चेंज कर दिया इसको गेम ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हमने ये बेसिकली एक टाइल की तरह यूज करना है हमें इसे। तो यहाँ पर देखो स्प्राइट जो है इसको इसने स्प्राइट बना दिया। स्प्राइट के लिए हम यहाँ पे सिंगल भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। कि ये जो एक सिंगल है ये एक सिंगल टाइल की तरह बिहेव करेगा कि ये एक ही स्क्वायर के अंदर आए, या फिर मल्टीपल इसको डिवाइड करके मल्टीपल स्प्राइट भी बना सकते हैं। तो पहले हम इसको टाइल पैलेट में ऐड करना होगा इसे। फिर हमने एक टाइल पैलेट बनाया जिससे हम पूरा हमारा मैप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये टाइल पैलेट बनाना होता है उसके लिए पहले न्यू पैलेट। ठीक है, नेम चेंज कर देना, फोल्डर भी टाइल्स। ठीक है, तो ये हमारा एक पैलेट बन गया टाइल पैलेट। तो इसके अंदर हम टाइल्स ऐड करना है। ठीक है, तो टाइल्स ऐड कर ली हमने। ये पहली टाइल का नाम नेम कुछ है। ठीक है, तो ये पहली टाइल हमारी जनरेट होगी। ठीक है, टाइल पैलेट के अंदर पहले टाइल्स ऐड करनी होगी। टाइल्स ऐड करने के पहले हमें इमेज जो है जिससे भी हमें टाइल बनाना है वो किसी भी फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। टाइल्स पैलेट में वो आ गई। अब हम इसको सीधे से ये कर सकते हैं, लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई कि ये साइज की प्रॉब्लम आ गई है। तो हमें जो हमने टाइल ऐड करी है उसकी साइज यहाँ पे पिक्सल्स पर यूनिट हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। बड़ा है ना, तो ठीक है, 200 करते ये फिक्स हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम पूरा वर्ल्ड डिजाइन कर सकते हैं बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस से। ठीक है, तो ये वर्ल्ड डिजाइन हो गया हमारा। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी ये सिंगल टाइल की तरह बिहेव कर रहा है। जो हमारी स्प्राइट है ये फ्लोर ब्रिक वाली स्प्राइट ये सिंगल टाइल की तरह बिहेव कर रही है। अगर हम इसे इसको मल्टीपल टाइल्स में डिवाइड करना चाहें तो क्या करेंगे? यहाँ पर पहले स्प्राइट मोड जो है वो सिंगल से मल्टीपल करना होगा। फिर स्प्राइट एडिटर खोल के अप्लाई कर दो चेंजेस। अब स्प्राइट एडिटर खुल गया है। स्प्राइट एडिटर खोल के हम इसे स्लाइस करना होगा कि हम इस पूरी टाइल को किस तरह से स्लाइस करना चाहते हैं। तो इसमें टाइप्स हैं ऑटोमेटिक, ग्रिड बाय सेल, सेल साइज, सेल काउंट से कर देते हैं हम। सेल काउंट से करके रोज एंड कॉलम्स लिख देंगे यहाँ पर 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, राइट, एंड स्लाइस इट। तो ये देखोगे कि ये 9 टाइल्स में 9 स्प्राइट्स में डिवाइड हो गया पूरा हमारा एक जो स्प्राइट थी फर्स्ट स्प्राइट। और यहाँ पे हर एक स्प्राइट का नेम आ रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट स्प्राइट है सेकंड स्प्राइट है इसने अंडरस्कोर करके नंबर्स दे दिए। ठीक है, अप्लाई किया। अब देखोगे कि ये जो हमारी एक स्प्राइट थी मल्टीपल 9 स्प्राइट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब हमें सेम चीज करनी है। हमने स्प्राइट्स टाइल्स बना ली। अब टाइल पैलेट खोल के टाइल पैलेट के अंदर वो ऐड कर देना है।
फोल्डर सही है। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट इसमें भी साइज का साइज हमें छोटा करना होगा क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ ठीक है, 64 करते ही ये हो गया। ठीक है, तो देख लेना, अब ये हमारे पास मल्टीपल टाइल्स आ गई। अब इससे हम डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइल्स को यूज करके वर्ल्ड डिजाइन कर सकते हैं। बस ये है वर्ल्ड डिजाइन के लिए। अब एक बार वो देख लेते हैं, ये जो मैंने बनाया था छोटा सा, इसके अंदर तो ये बनाया था मैंने। इसके अंदर प्ले ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर ये आ जाता है वॉल्यूम वगैरह के लिए। प्ले यहाँ से क्विट के लिए भी अभी एप्लीकेशन वो गेम पूरा बिल्ड करने के बाद क्विट वर्क करेगा कि कुछ करेगा नहीं। तो ये है मतलब ये जो एक छोटा सा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, ये मूव कर रहा है, इसमें जंप वगैरह के लिए सब कुछ है। ये जो बेसिकली ये जो दिख रही है नीचे, ये भी टाइल्स हैं। इसको मैंने रिजिड बॉडी करके इसमें वो बॉक्स कोलाइडर्स डाल दिए। मतलब वो ऑप्शन भी आता है पूरे टाइल्स पैलेट को, जो सॉरी टाइल वर्ल्ड है अपना टाइल से बना हुआ, उसे हम रिजिड सॉरी बॉक्स कोलाइडर की फॉर्म में कर सकते हैं, बॉक्स कोलाइडर बना सकते हैं। फिर जो टाइल्स हमें बॉक्स कोलाइडर के लिए नहीं चाहिए उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसी में बता देता हूँ आपको उसका क्या है। तो ये पूरा हमारा पूरा ग्रिड है। इसके अंदर मेन कैरेक्टर भी हो गया। इसके अंदर देख रहे होंगे आप एक छोटी सी दिख रही होगी, पता नहीं, ग्रीन ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है इसके मेन कैरेक्टर के पास में। तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये बेसिकली कोलाइडर की बाउंड्रीज बताता है कि अगर दूसरा कोलाइडर इस रेंज में आता है तो अगर तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोड वगैरह बता देते हैं स्क्रिप्ट्स में। ये वाली देख लेते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर ये पहले तो फंक्शन डिक्लेयर्ड है बहुत सारे, अभी इनको कुछ समझने की जरूरत है नहीं। मैं कुछ अगर काम का दिखता है तो बता दूंगा। ठीक है, अभी तो कुछ काम का दिख रहा है। चेंज डायरेक्शन के अंदर हाँ ये देख लो, इसमें मतलब मुझे प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी कि अगर लेफ्ट की कर रहा हूँ मैं प्रेस, तो इसकी जो फेस राइट राइट फेस कर रहा है अभी किंग जो है मेरा कैरेक्टर। अगर उसे लेफ्ट फेस करवाना है तो ये किया था मैंने कि एक डायरेक्शन इसमें आ गई थी कि फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले लिया था कि डायरेक्शन की लेफ्ट की प्रेस की हमने, राइट की प्रेस की है, और फिर जो किंग स्पैट रेंडरर है उसको फ्लिप कर दिया था। देख लेना मिल जाएगा वैसे, उसको फ्लिप कर दिया था। मतलब अगर डायरेक्शन -1 है तो फ्लिप किया था, वरना फ्लिप वापस से जो ओरिजिनल है उसका वो आ गया था। मतलब फॉल्स करते इसलिए वो ओरिजिनल जो राइट टुवर्ड्स फेस कर रहा था वो आ गया, और ट्रू करते से फ्लिप हो गया एक्स एक्स एक्सिस के, लाइक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो वो लेफ्ट में फेस करने लग गया। ठीक है, और ये कोलाइडर है कि हाँ ये ऑन कोलिजन कोलाइडर एक फंक्शन है, मतलब बाय डिफॉल्ट फंक्शन होगा इसके अंदर, ये बस यूज करना है तुम्हें। तो ये ऑन कोलिजन एंटर 2D, अगर दो कोलाइड कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स गेम ऑब्जेक्ट जिनके अंदर तुम्हारा ये तुमने कर रखा है ना बॉक्स कोलाइडर, अगर वो है तो ही ये फंक्शन काम में आएगा।
कि जैसे बॉक्स कोलाइडर 2D जो है, अगर तुमने दोनों गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर रखा है तो ये तुम्हारा काम आ जाएगा। इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, जो जिस गेम ऑब्जेक्ट के साथ तुमने कोलाइड किया है उसका नेम, अगर ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बस बाकी तो मेरे को दीपांशु लगता है और हाँ, कुछ? बस अब मतलब रुक जाते हैं क्योंकि हमने इन्हें 6 से 7 कहा था ना, हम 6 से 7 ही हाँ, रखते हैं, इनका भी टाइम नहीं वेस्ट करते ज्यादा। और कुछ डाउट हो तो पूछ लो अभी ना। हाँ, क्योंकि जो गेम हम तुम्हें मतलब एज अ तुम्हें बनाना इवेंट है बनानी होगी, ना, तो वेट वो भी समझ क्योंकि लो। 3D होगी उसके अंदर, इन्हें अभी बताना है कि बाद में ऐसा हम रिलीज करें एक एज बार अ। आइडिया तो दे ही देते हैं ना, मतलब हाँ, एक थोड़ा मतलब सा ना, जस्ट बाकी जस्ट फॉर ऑफिशियल। आइडिया। हाँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट फॉर आइडिया तुम्हारे को मतलब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें हम एक मैप दे देंगे ऑलरेडी मेज का, तो और तुम्हें एक तरह से वो मेज सॉल्वर सा कुछ बनाना होगा कि वो उस मेज को कैसे सॉल्व करेगा, एंड इनपुट्स वगैरह तुम्हें क्या लेनी है और वो किस टाइप की चीज होगी जो मेज को सॉल्व करिए, वो सारी हम तुम्हें एज अ प्रॉपर मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के एक बार बताएंगे। और प्राइजेस इसके अंदर अच्छे खासे होंगे। तुम्हें सेशन हो सकता है मे बी भी ज्यादा अच्छा लगा और ना लगा, प्राइस अच्छा ही लगेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। और और अगर कोई भी डाउट आ रहा है हाँ, तो एक बार अभी पूछ लो, नहीं तो यू मे लीव, अगर तुम्हें मतलब कंफर्टेबल है बाकी मतलब सब कुछ। बेसिकली ब्लेंडर से तुम्हें मॉडल बनाना है ना दीपांशु? अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हाँ, तुम कहीं से मॉडल उठा डॉट सकते हो तो उठा लेना। डॉट ब्लेंड फाइल है, वो सीधा सीधा तुम नेट से ढूंढनी है, तुम्हें नेट से मिल जाएगी। तुम्हें बेसिकली कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब तुम एक बॉट के टाइप का ऑब्जेक्ट उठा लेना, ठीक है। तो तुम अभी चाहो तो लोकली तुम टेस्ट भी कर सकते हो, या तुम वेट कर सकते हो जब तक मैप नहीं बन जाता। हम एक मैप तुम्हें देंगे, उसी मैप के लिए तुम्हें सॉल्व करना है, हाँ, बट तुम्हारा लॉजिक जो होना चाहिए मेनली हम वो चेक करेंगे। उसके लॉजिक के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने मेज को खुद देख लिया और तुमने सॉल्व कर दिया कि लेफ्ट राइट ऐसे करके सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें लॉजिक मेनली लिखना है कि वो कैसे जाएगी। और एक एक ऑब्जेक्ट हो गया, कैमरा आएगा, जिसको जो हमारे मतलब इनपुट्स के थ्रू वेरी हम कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन और फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये 6 टाइप के इनपुट्स उसके अंदर होने चाहिए। और माउस की मूवमेंट को वो डिटेक्ट करना चाहिए ताकि हम हवा में ऊपर जाके भी देख सकें कि तुम्हारा जो बॉट है वो नीचे चल रहा है, मेज को सॉल्व कर रहा है, वो सही से कर रहा है कि नहीं। तो ये बेसिकली बस एक प्रॉक्सी है, वो जो मेज सॉल्वर इवेंट होता है, जो तुम्हें मतलब मेरे ख्याल तुमने पार्टिसिपेट किया होगा या नहीं किया होगा, इट्स जस्ट अ प्रॉक्सी फॉर दैट। ठीक है, तो फिर और कुछ तो है नहीं, करते हैं खत्म। बाय गाइस। ओके, ओके गाइस, बाय।